नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और हम एक बार फिर मौजूद हैं आपके सामने कैपिटल खबर चैनल के प्रोग्राम हमारे विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। आपको पता है कि हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी, जिनके साथ हम जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे झारखंड चुनाव पर। सिद्धार्थ मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। जी। अच्छा, जैसा कि पता ही है आपको कि झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं और आज जो पहले चरण के वहाँ चुनाव होने वाले हैं उनके लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और अब 13 तारीख को वहाँ फर्स्ट फेज की वोटिंग है, फिर 20 तारीख को सेकंड फेज की वोटिंग है, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे और 22 नवंबर को ही झारखंड जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। हम सब लोगों को याद है कि किस तरह से झारखंड से अलग, बिहार से अलग होकर के झारखंड की स्थापना हुई थी सन 2000 में और पिछले 24 साल में वहां पर कई मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। एक बार झारखंड की स्थापना होने के बाद वहां पर राजनीतिक उठापटक काफी काफी रही। राजनीतिक गतिविधियां, सरगर्मियां बहुत तेजी से बदलती रही हैं। अब तक 10 बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, 7 चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई पड़ चुके हैं। ये सब तमाम चीजें हैं। एक चीज देखी जाती रही है कि हर बार वहां पर सरकार बदल जाती है और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 2 बार सरकार, एक ही सरकार रिपीट हुई हो। तो इस बार भी क्या झारखंड अपना इतिहास दोहराएगा? जेएमएम की फिलहाल वहां सरकार है, तो क्या सरकार बदलने की कोई संभावना आपको लग रही है? बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? जेएमएम क्या अपनी जड़ों को मजबूत बनाकर रख पाएगा? क्या स्थितियां लग रही है सर आपको? देखिए अमित जी, जब हम ये चर्चा करेंगे, आज की चर्चा करेंगे, तो हम कुछ जो दोनों पार्टी की चुनावी स्ट्रैटेजीज है उस पे बात करेंगे और जी। जो कोई नई नई चीज़ें जो इस बार के कैंपेन में मुझे दिख रही हैं उस पे बात करेंगे। और मेरे ख्याल से ये जो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन क्या करेगा, ये आकलन तो हम जो है सो इट इज़ टू अर्ली, क्योंकि अभी तो पहला राउंड चुनाव का हुआ भी नहीं है, जी। उसके बाद दूसरा राउंड चुनाव का होगा। तो उस पे जी। बात ना करते हुए, जो इस कैंपेन चूँकि अब पूरा हो रहा है, पहले चरण का कैंपेन पूरा हो रहा है और उस जी। कैंपेन में क्या खास बातें निकल कर के आई हैं, इसके ऊपर हम्म। हम बात करना चाहते हैं। और झारखंड में आपको अ, करीब टू 2 करोड़ 60 लाख वहाँ पर वोटर है, झारखंड में रजिस्टर्ड वोटर है। जी। 2 करोड़ 60 लाख वोटर है झारखंड में। और हम्म। इसमें इंटरेस्टिंगली इंटरेस्टिंगली 1 करोड़ 30 लाख से कुछ ऊपर जी। मेल वोटर्स है और हम्म। 1 करोड़ 30 लाख से कुछ नीचे फीमेल वोटर्स हैं। तो वहाँ पर जो झारखंड के अंदर जो एक जो आज के ज़माने में देखिए, आपके टाइम में जातीय आधार पे तो वोटिंग होती है हिंदुस्तान में, कम्युनिटी हम्म। आधार पे भी होती है, लेकिन जेंडर आधार पे भी वोटिंग हो रही है। और ख़ास करके जी। झारखंड का जो पड़ोसी राज्य है बिहार हम्म। और दूसरा पड़ोसी राज्य है बंगाल। हम्म। इन दोनों राज्यों में ये माना गया है, जो विशेषज्ञों का आकलन रहा है, कि भाई इन दोनों राज्यों में दोनों राज्य के जो लगातार जो मुख्यमंत्री रह रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार में और ममता बनर्जी बंगाल में, इनके साथ जी। वुमेन वोट बड़ा कंसोलिडेटेड है। महिलाओं का मतदान जो है सो इनके पक्ष में होता है, विभिन्न कारणों से होता है। हम्म। महिलाएं लार्ज नंबर में वोट डालने निकलती भी हैं और अपना वोट जो है सो इन दोनों नेताओं को देती हैं। तो मेरे जी। ख्याल से इस बार जो झारखंड में जो वोटिंग होगा, झारखंड की वोटिंग में भी झारखंड की महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसके जी। अंदर कोई दो मत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली झारखंड में कोई अभी तक कोई बहुत बड़ी महिला नेत्री, आज से 6 महीना या 9 महीना पहले तक कोई बहुत बड़ी महिला नेत्री झारखंड के राजनीति में नहीं थी। मैंने जी। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहीं, एमएलएज़ रहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ी नेता वहाँ की पॉलिटिक्स में नहीं रहीं। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल से 8 महीना पहले, जब जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इनको जब जी। अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद इनको जेल में बंद किया गया, तो इन्होंने सत्ता तो सौंपी चंपई सोरेन को, मुख्यमंत्री की, जी। लेकिन जो राजनीति की कमान जो थी, वो उन्होंने अपनी पत्नी को दिया और या बाय डिफ़ॉल्ट उनकी पत्नी के पाले में पड़ा, कल्पना जी। मुर्मू सोरेन। और हम्म। इस पिछले 6, 8, 9 महीने में कल्पना मुर्मू सोरेन का जो उदय हुआ है झारखंड की राजनीति में, ये अपने आप में बड़े कमाल की चीज़ है।
उस तरह से एक तो वो ट्राइबल है, प्योरली ट्राइबल महिला है, उनके पिता परिवार का नाम मुर्मुर है, और इधर से तो वो मतलब कि शादी से वो ट्राइबल नहीं है, वो ट्राइबल हैं, मतलब कि इस बात से लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और लेकिन उनके पिता बताते हैं कि फौज में थे, तो वो उनकी ग्रूमिंग जो है सो एक फौजी चाइल्ड, एक जो फौजी किड की जो ग्रूमिंग होती है, वो ग्रूमिंग नजर आई है। और जब क्राइसिस आया है, जब परिवार के ऊपर क्राइसिस आया है, सही कारणों से या गलत कारणों से, ये तो बात की बात है, और जब इनके पति को जेल जाना पड़ा है, तो उस समय बखूबी इन्होंने पार्टी का और परिवार का जो है सो कमान संभाल लिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि उनकी जो जेठानी थी सीता सोरेन, जो दुर्गा सोरेन, दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी थी, उन्होंने पाला बदल दिया था और वो बीजेपी के साइड में चली गई थी। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने पार्टी का कमान संभाला और परिवार का कमान संभाला, और लगातार मोबिलाइज किया कार्डर्स को, और सबका मनोबल बढ़ाती रही। और उनके जेल से छूटने के बाद भी और दोबारा मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी हेमंत सोरेन के, कल्पना सोरेन ने अपने आप को पॉलिटिक्स से विड्रॉ नहीं किया है, और वो लगातार प्रचार में है। और जो सबसे बड़ा उन्होंने एक पॉलिटिकल वेपन का इस्तेमाल कर रही हैं, वो पॉलिटिकल वेपन है मैया सम्मान योजना, जो सरकार चला रही है कि प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए, 21 साल से 50 साल की महिला को 1,000 रुपए का जो भत्ता दिया जा रहा है। और उसको लेकर के एक तो बैंकों में भत्ता जा रहा है, और दूसरा उसको लेकर के उन्होंने पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार किया है। तो उनकी पूरी कोशिश, अच्छा, और ये जो भत्ता जो है, ये भत्ता सिर्फ ट्राइबल महिला को तो जा नहीं रहा है, ये भत्ता ओबीसी महिला को भी जा रहा है, माइनॉरिटी महिला को भी जा रहा है, और ये भत्ता अपर कास्ट महिला को भी जा रहा है, सबको जा रहा है ये भत्ता। तो ऐसी स्थिति में जिसको ये भत्ता पहुंच गया, और जहां कल्पना सोरेन पहुंच गई हैं, वहां पर इन्होंने काफी हद तक एक मोबिलाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन जो है सो अपने पार्टी और अपने एलाइज, यहाँ पर महागठबंधन जो ओरिजिनल महागठबंधन है, वो चुनाव लड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और एमसीसी जो चुनाव लड़ रही है। और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 30 पे, आरजेडी 7 पे, और सीपीआई एमएल जो फॉर्मल नक्सलाइट्स की पार्टी है, वो 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। उसके लिए इन्होंने काफी हद तक एक महिलाओं के बीच में तो एक इन्होंने एक फीलिंग को स्टर करने में बहुत हद तक सक्सेसफुल रही है। ये कितने हद तक इसको वोट्स में कन्वर्ट कर पाती हैं, देखने वाली बात है। देखिए, आज के तारीख में भारतीय राजनीति में जातीय आधार पे एक स्टैंडर्ड वोटिंग होती है, जातीय आधार पे स्टैंडर्ड वोटिंग होती है, और जहां पर रिलीजन्स के बीच में आ जाती है, वहां रिलीजियस आधार पे ही वोटिंग होती है। जैसे जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, वो ये देखते हैं कि बीजेपी को कौन सा कैंडिडेट हराएगा, उसके साथ वो वोटिंग करते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, सब जानते हैं, और ये सच है भारतीय राजनीति का। तो और ये मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता कि ये सही है या गलत है। एज ए वोटर, एवरी वोटर हैज द राइट ऑफ चॉइस। वो अपने लिए अपने को किस कैंडिडेट के अंदर में सेफ फील करता है, ये देख कर करता है। लेकिन फैक्ट ये है कि जो माइनॉरिटी क्लास के जो वोटर्स हैं, वो ये देख करके वोटिंग करते हैं कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बीजेपी लेड अलायंस जो है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, उसने नेचुरली हिंदू कार्ड प्ले करेगा वो, और उसमें अपने जो हिंदू कम्युनिटी को एक लाने की कोशिश करेगा, जिसके अंदर प्रधानमंत्री ऑलरेडी कर रहे हैं, बेटी रोटी की बात कर रहे हैं, और वो जो है सो एक है तो सेफ है की बात कर रहे हैं, जो कि ये नारा उन्होंने उधार लिया है योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, तो उससे उधार लिया है, एक है तो सेफ है। तो ये इस पर चल रहा है चुनाव। और जो और कल्पना सोरेन के आ जाने से ट्राइबल, एक तो ट्राइबल है, ट्राइबल महिलाओं का कंसोलिडेशन तो बहुत जबरदस्त वो करने की क्षमता रखती हैं, पोटेंशियल रखती हैं, जिस बात का रियलाइजेशन बीजेपी के
लीडरान को भी है, और उसी तरह से वो अपने कैंपेन को मोल्ड कर रहे हैं किसी तरह से, कि ये जो है सो कि जो हिंदू वोट जो है वो डिवाइड ना हो, वो एक साथ चला जाए। देखिए, जी, एक बात मैं आपको और कह दूं कि जो मुस्लिम वोट है यहाँ पे झारखंड में, जो मुस्लिम वोट है वो करीब संथाल परगना में बहुत डोमिनेट करता है, और 18 सीटें, 81 सीटें कुल झारखंड में है, चुनाव है, जी, 18 सीटें संथाल परगना में है, और यहाँ हुँ, पर जो है सो मुस्लिम वोट्स हैं। मैं एक हुँ, चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो वहां पर जो एक जो बीजेपी के लोगों ने कहा कि एनआरसी बनाई जाएगी, और कहा जाए, पता लगाया जाएगा कि बंगाल से जैसे की बांग्लादेशी बात हैं। हुई। जी, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टाइम ये जो इलाका जो है, जो राजमहल पाकुड़ का इलाका जो है, जो झारखंड हुँ, में हुँ, है, और राजमहल से गंगा पार कर जाइए तो कटिहार का इलाका, पूर्णिया का इलाका, किशनगंज का जी, इलाका हुँ, जो हुँ, बिहार में है, और आप बॉर्डर पार कर जाइए तो मालदा का इलाका, मुर्शिदाबाद का इलाका जो वेस्ट बंगाल में है, ये एक हुँ, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टाइम रहा है। और ये यहाँ बड़े-बड़े और आपको जैसे वो जो था बंगाल का लास्ट नवाब, उसकी तो कैपिटल ही थी मुर्शिदाबाद, जो पलासी में हार जी, गया। जी, हाँ, उसकी तो बिल्कुल, उसकी तो कैपिटल थी मुर्शिदाबाद। तो जी, ये इलाका जो है सो यहाँ पर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हमेशा से यहाँ पे रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन तो पूरे देश में हो रखा है, बैंगलोर में हो रखा है, अंडमान में हो रखा है, केरला में हो रखा है, दिल्ली में हो रखा है, तो वहाँ नहीं हुआ हो। लेकिन वो एक इश्यू बनाना कि जितने बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स वहाँ पर हैं वो बांग्लादेशी हैं, ये मेरे ख्याल से कसौटी पर कितना खरा उतरेगा, ये तो चुनाव का टाइम, बिकॉज़ क्योंकि वहाँ के जो कि वहाँ के हिंदू के वोटर्स हैं, वो तो ये हुँ, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के साथ तो मतलब वो 100 मतलब कई 100 साल से साथ रह रहे हैं वो लोग, जो है साथ रह रहे हैं। मतलब बस जो हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, 1757 से शुरुआत की हम बात करते हैं, बैटल ऑफ पलासी से, तब से तो साथ रह ही रहे हैं। तो हुँ, हुँ, तो एक तो ये जो प्रधानमंत्री जी की जो और जब बीजेपी का जो है कि उन्होंने इसको इश्यू बनाया है, और हिंदू कंसोलिडेशन की बात की है। अच्छा, जब हिंदू कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो नेचुरली वहां पर दो बातें आती हैं। वहां पर एक तो बात आती है कि एक तो जो अपर कास्ट हिंदू, जी, ओबीसी हिंदू, शेड्यूल कास्ट हिंदू, और ट्राइबल हिंदू। अब यहां पर झारखंड इज ए ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट। झारखंड जो है सो ट्राइबल जी, बिल्कुल, डोमिनेटेड स्टेट है, और यहाँ पर जी, ट्राइबल्स की जो पॉपुलेशन है, जो मुझे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी, शेड्यूल ट्राइब की जो जी, पॉपुलेशन है यहाँ वहाँ पर। जो कुल 28 सीटें जो हैं, वो रिज़र्व्ड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के आदिवासियों के लिए, और हम्म 9 सीटें जो हैं वो रिज़र्व्ड हैं शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लिए, और हम्म सामान्य सीटें जो हैं वो 44 बचती हैं जिस पे चुनाव लड़े जाते हैं। तो हम्म, आदिवासी इलाका तो है ही, डेमोग्राफिकली आपने बताया भी कि बहुत बिल्कुल। तो बिहार इसमें से जो अलग है। लोग बताते हैं कि 28 जी, 28% पॉपुलेशन जो यहाँ पर है वो शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का है, और इसके अंदर जो जी, 75% पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन। जी, अब शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के बीच में दो बातें आती हैं। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के बीच में एक तो क्रिश्चियन ट्राइबल्स हैं जो कन्वर्ट कर गए, जो कि आपको यहाँ खूंटी, और खूंटी का जो इलाका है, खूंटी और गुमला, ये जो जी, इलाके हैं यहाँ पर ये लोग। और दूसरा जो है वो है नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल्स, जो हुँ, खास करके जो नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल जो कि रांची और सिंहभूम के इलाके में जो फैले हुए हैं। हुँ, यहाँ पर कांग्रेस ने एक इशू आज से 6 महीना पहले ही जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय ही एक इशू खड़ा कर दिया था, और वो इशू इन्होंने ये खड़ा कर दिया था कि ये सरना कम्युनिटी से, ये लोग अपने आप को हिंदू नहीं मान करके सरना धर्म, और सरना धर्म जो है सो वो नेचर वर्शिप का धर्म है, उसको मानते हैं। और एक अभी कांग्रेस ने फिर से एक इशू बनाया है कि सरना कोड को क्यों नहीं भारत सरकार लागू कर रही है, जबकि झारखंड असेंबली ने इसके लिए रेजोल्यूशन पास कर रखा है। तो सरना हुँ, सरना कोड
को होना, और जो सुखदेव पासवान जो लोहरदगा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं इस बार कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने जब शपथ लिया है और वो ये कसम खाकर वो गए थे कैंपेन में कि मैं पहले दिन पार्लियामेंट में इस बात को उठाऊंगा, तो जिस दिन उन्होंने शपथ लिया है, उन्होंने ईश्वर का नाम ना लेकर करके सरना का नाम से शपथ लिया है, कि जो उनके भगवान जिनको वो मानते हैं। और देखिए वहां पर, और कांग्रेस की हमेशा महात्मा गांधी के टाइम से ये सरना समुदाय के लोग जो है सो वहां पर एक ताना भगत मूवमेंट चला था आजादी के टाइम में, और वो ताना भगत मूवमेंट के लोग अभी भी वहां पर बहुत एक्टिव हैं, अभी मौजूद, जो लोग अभी भी मौजूद हैं, अभी भी एक्टिव हैं, जो कि अपने आप को नेचुरली कांग्रेस के साथ एलाई करते हैं। लेकिन और प्लस पलामू में ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, आपको संथाल परगना में भी ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, खास करके यादव कम्युनिटी जो आरजेडी का एक अलायंस पार्टनर है। वहां पर इंसिडेंटली महतो, कुर्मी और कुशवाहा कम्युनिटी के लोग बहुत बड़े तादाद में हैं, जो कि ओरिजिनली जो एक जमाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो लोग नेचुरल वोटर हुआ करते थे, लेकिन आज के तारीख में एजेएसयू जो पार्टी है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, उनके साथ वो जाते हैं और वो इस समय बीजेपी का अलायंस में है। तो अब ये देखना है कि अब ये जो बात कर रहे हैं, जो एक हैं तो सेफ हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जो ओबीसी समुदाय जो है उसका वोट जो है सो बीजेपी को पूरा पूरा मिले, वो वोट टूटे नहीं, इस बात का। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी, मैं कहता हूँ कि एक बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज झारखंड की राजनीति में देखने में को मिलती रही है कि जब जब पार्टियां अलग होकर चुनाव लड़ती रही हैं वो हारती रही हैं। जब बीजेपी और एजेएसयू अलग अलग चुनाव लड़ाए थे, बीजेपी को हार मिली। फिर जब बीजेपी और एजेएसयू साथ में आ गए तो बीजेपी सत्ता में आ गई। इसी तरह जब जेएमएम कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ रही थी तो जेएमएम को हार का मुंह देखना पड़ा। जेएमएम और कांग्रेस जब साथ में आकर चुनाव लड़ी तो फिर जेएमएम को जीत मिली। इस बार दोनों तरफ से ही गठबंधन बना हुआ है, बीजेपी और एजेएसयू के साथ है और जेएमएम और कांग्रेस भी साथ है। और जी, आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार जो है सो कोई बाय डिफॉल्ट नहीं है, दोनों पार्टियां पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी हैं। और अब जब दोनों बराबर की टीम जब किसी मैच को खेलने के लिए मैदान में उतरती हैं और दोनों की मतलब बेस्ट टीम का सिलेक्शन जब होता है, अब आप देखिए इनकी जो 4 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, ये चारों शामिल हैं इस गठबंधन में। हालांकि उसने सीपीआईएम और सीपीआई ने भी कैंडिडेट्स खड़ा किए हैं इसके बाहर जाकर के, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल लेफ्ट पार्टी जो है सीपीआईएमएल, वो तो इस गठबंधन की पार्ट है, उसको उन्होंने 4 सीट भी दिया है। जी। उसी तरह से बीजेपी ने जो कुर्मी वोट को कंसोलिडेट करने के लिए एजेएसयू के साथ तो किया ही किया है, और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ भी उसने गठबंधन किया है और 2 सीटें उसको भी वहां पर दी हैं। और दलित पार्टी जो एलजेपी है उसको भी 1 सीट उन्होंने दिया है, एलजेपी रामविलास को। जी, प्रधान हैं बड़े बिजनेसमैन कह लीजिए या बाहुबली कह लीजिए धनबाद के, उनको टिकट दिया है, वो रामविलास पासवान के सहयोगी थे। तो ये कॉम्बिनेशन अभी वहां पर है। अब ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियां कोशिश ये कर रही हैं कि जबकि बिल्कुल प्लेइंग कंडीशंस अनुकूल है, दोनों पार्टियां पूरी स्ट्रेंथ पे हैं, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि दूसरी पार्टी को हम डेमोलिश करने में सक्सेसफुल रहे। तो अब जो एक कमजोरी जो भारतीय जनता पार्टी की रही है, जो मुझे लगता है इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोरी रही है, वो कमजोरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थायी यूनिट है वो बहुत कमजोर पड़ चुकी है इस समय। उनकी स्थायी यूनिट बहुत ही कमजोर पड़ चुकी है इस समय। रघुवर दास चुनाव हार गए थे, और वो जो एक उनके जो बहुत पुराने थे राय, वो पार्टी छोड़ के चले गए थे। सरयू राय की बात कर रहे हैं। रघुवर दास को हराया था, अर्जुन मुंडा जीते हारे, मतलब तो मतलब पार्टी, और आज के तारीख में अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, मधु कोड़ा पत्नी को लड़ा रहे हैं, रघुवर दास की बहू लड़ रही है, और लोग कहते हैं बाबूलाल मरांडी जी को बहुत, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी की जो छवि रही है वो अगर हम लोग देखें तो
काफी बेहतर रही है दूसरे नेताओं के मुकाबले, और वो झारखंड के पहले पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। आप बिल्कुल और ठीक कह जेवीएम, रहे हैं, इसीलिए और बाबूलाल इस बार उन्हीं मरांडी के को, नेतृत्व में बीजेपी की चुनाव लड़ रही है। इसीलिए उनके जेवीएम को मर्ज किया गया, जेवीएम को मर्ज किया गया और उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। जी लेकिन बिल्कुल। जो वहाँ के लोगों से बात हुई, जो मुझे जानने सुनने को मिला कि वो उस तरह की लीड, चूँकि पार्टी से करीब 20 साल वो बाहर रहे। हम्म। पार्टी से करीब 20 साल बाहर रहे और 20 साल बहुत लंबा समय होता है। तो आज के तारीख में वो उस तरह का नेतृत्व प्रदान नहीं कर पा रहे हैं पार्टी को, इसीलिए पार्टी ने वहाँ पर, जो कहते हैं ना क्रिकेट टीम का, जब टीम कमज़ोर होता है तो बहुत भारी भरकम कोच दिया जाता है टीम को। तो जी। वही 2 कोच, पहले तो हिमंता बिश्वा शर्मा हम्म। और दूसरे शिवराज सिंह चौहान। इन जी दोनों को वहां वहाँ पर पर। लोकली उन्होंने लगाया है, चुनावी मशीनरी को मोबिलाइज़ करने के लिए लगाया हुआ है वहाँ पर। जी, और ये इनको ये दोनों मान बिल्कुल लीजिए, जो जी। जो जो इंडिया अलायंस जो है, महागठबंधन, उसको उसको फायदा ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो लीड पार्टी है, जो फ्लैगशिप पार्टी है, वो तो वहाँ की हम्म। रीजनल पार्टी ही है, लोकल पार्टी ही है। और हम्म। हेमंत सोरेन अपने आप में एक युवा नेता तो हैं ही हैं, मेरे ख्याल 40-45 साल के होंगे, और उनकी जी। पत्नी के मैदान में आ जाने के बाद से उसमें और स्फूर्ति आ गई है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा चुनाव कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं लड़ती है। वो आखिरी दम तक, आखिरी आखिरी पल तक वो जीतने की मंशा से चुनाव लड़ती है। और जी। उसके लिए खास करके आज की जो करंट लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह की जो एक है लीडरशिप जो है, ये अपना पूरा दमखम किसी भी चुनाव लड़ने में लगाती है। एंड हम्म। इन एडिशन टू दैट, मैं ये बताऊं, एक चीज में जो एक चीज और बताना चाहता हूं इनके पक्ष में, कि इन्होंने जो आरएसएस का जो रोल है उसको एक्नॉलेज किया है। हरियाणा के इलेक्शंस में दिखा भी वो रोल। और जी। झारखंड में तो आरएसएस बहुत जमाने से, हम्म। वो उनकी एक संस्था है जनजातीय, और वन वन ये जो इनके कई, मतलब कि जो ट्राइबल्स के बीच में काम करने वाली संस्था है, जिन्होंने जो जी, कन्वर्जन मूवमेंट जो चर्च का था उसको काउंटर करने के लिए कई जमाने से वो लोग वहां पर बहुत काम लंबा करते काम रहे है। हैं। आरएसएस हाँ, का बहुत लंबा काम हो रहा है। जी। जी, बहुत काम आरएसएस रहा है। काफी और लंबे समय से। हाँ। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पैरेलली वनांचल मूवमेंट भी चलाया था। आपको याद होगा कि झारखंड जी मुक्ति बिल्कुल। मोर्चा ने झारखंड मूवमेंट चलाया था, इन्होंने वनांचल मूवमेंट चलाया था। तो वो जो तो वो लोग भी पूरी दमखम के साथ, पूरे इसके साथ इस चुनाव में, आई एम वेरी श्योर आरएसएस इस चुनाव में बहुत के कैडर्स इस चुनाव में बहुत एक्टिव रहेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो हिंदू मत जो है, जो हिंदू वोट जो है, वो कहीं से भी ना टूटे, वो कहीं भी ना छिटक करके जाए, और वो जितना मैक्सिमम मोबिलाइज हो चुके इनके पक्ष में वो करें। प्लस जी। बीजेपी ने जो हर एक चुनाव में अपने मोहरे उतारती है, इस चुनाव में भी अपने मोहरे उतारे हैं उसने। बीएसपी 72 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। हम्म। तो बीएसपी जब चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी कि शेड्यूल कास्ट की वोट को वो काटे। चंद्रशेखर जो यूपी में आए, और ये चंद्रशेखर, मायावती, और आम आदमी पार्टी, इन सब ने एक रोल प्ले किया था हरियाणा में कांग्रेस को रोकने में। अब आम आदमी पार्टी तो यहाँ नहीं आई है, लेकिन जी। चंद्रशेखर और मायावती यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और वो जो भी वोट काटेंगे, मुझे तो लगता है कि वो इंडिया अलायंस का ही वोट काटेंगे। तो जी। भाजपा ने अपने मोहरे अच्छे बिछाए हैं, भाजपा चुनाव अच्छा लड़ेगी। जी। उनकी लोकल टीम बहुत अच्छी नहीं है, मैं ये कहूँगा, लेकिन उनके पास स्ट्रैटेजिस्ट अच्छे हैं, और जो टीम में जान भरने वाले उनके पास कोचेज़ हैं। और शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिश्वा जी। शर्मा थोड़े बड़बोले नेता हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बहुत ही सधे हुए, बहुत ही मंजे हुए नेता हैं। और वो जी। मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में जब जब वो पासा पलट सकते हैं, और वहाँ चुनाव जितवा सकते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कंपेयर टू मध्य प्रदेश, झारखंड तो बहुत ही छोटा स्टेट है। यहाँ पर जी। ये अपना रण कौशल तो जरूर हाँ। दिखाएंगे, और भाजपा को और जिताने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जी, खास बात। अंत में मैं ये जी। जी। कहूंगा कि अभी भी कहूंगा कि आज के तारीख में जब जब पहले चरण का चुनावी कैंपेन खत्म हो चुका है और 13 तारीख को चुनाव होना है, तो हम्म। ऐसी स्थिति में भी
कांटे की टक्कर है, दोनों पार्टियां बराबर का चुनाव लड़ रही हैं और ये 13 तारीख को ही पता लगेगा कौन किसका वोटर कितना बाहर निकला और कितना वोट डाला। और जी, प्लस बिल्कुल। साथ में कुछ जो फुलझड़ियां होती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है सो जितने रेड्स कर रहा है वो सिर्फ हाँ, इंडिया के कैंडिडेट्स पे रेड्स कर रहा है, एनडीए के कैंडिडेट्स पे रेड्स नहीं कर रहा है। ये फुलझड़ियां तो चुनाव में होती रहती हैं। देखा जाए इसका असर चुनाव पे कितना होता है। जी, बिल्कुल। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिवराज चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ये लोग बिल्कुल प्रखंड स्तर तक जाकर के कैंपेन कर रहे हैं और वहाँ पे अपने कैडर को मजबूत कर रहे हैं वहाँ पर। और पिछली बार जिन आदिवासी बहुल इलाकों में जेएमएम को बड़ी संख्या में जीत मिली थी, 28 में 26 सीटें उसने जीती थी, वहाँ वोट मार्जिन बड़ा कम था। और बीजेपी और जेएमएम में सीटें हालांकि जेएमएम को मिली थी, लेकिन वोट मार्जिन बड़ा कम था। और इस बार जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान और बीजेपी में और मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, तो उसके बाद से वहां से भी एक ताकत बीजेपी को मिली है कि आदिवासी बहुल इलाकों में उसकी वोट शेयरिंग और बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है। और इन सब का असर देखने को मिलेगा। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, जो जैसा कि बिल्कुल, एंटी झारखंड इनकम्बेंसी झारखंड फैक्टर का तो है इतिहास ही। कहता है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है वहां पे। तो अब तो ये तो आने वाले समय की बात है कि इतिहास दोहराता है अपने आप को, या एक नया इतिहास रचा जाता है। तो ऐसी कई कई तमाम चीजें रहेंगी अभी। 13 तारीख को पहले चरण का चुनाव होगा, फिर 20 तारीख को सेकंड फेज, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। और 22 तारीख को, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि 22 तारीख को ही झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस 24 साल पूरे होंगे और उसके ठीक अगले दिन नई सरकार की रूपरेखा भी तैयार हो जाएगी। तो हम उम्मीद यही करें, सरकार जिसकी भी बने, झारखंड का जो विकास है, जो अब तक हम देखें तो उस तरह से नहीं हो पाया जिस उम्मीद से झारखंड का गठन हुआ था, जिस तरह से भ्रष्टाचार और तमाम चीजों के दलदल में झारखंड फंसा रहा है, तो उससे निजात मिल पाएगी झारखंड की जनता को, लोगों को। और झारखंड जो है एक विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। चलिए, आज बहुत गहन चर्चा आपसे हुई, बहुत बारीकी से आपने उन चीजों का विश्लेषण किया चुनाव में जो अक्सर नजर से बची रह जाती हैं, और जो हमें सुन रहे होंगे उन बातों को समझ रहे होंगे कि किस किस गहनता से चुनाव रणनीति पे आपसे आज बातचीत हुई। और अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये तो अभी हम जल्दी ही देख लेंगे। तो चलिए, आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आज आप इस चर्चा में जो है शामिल हुए, और हम झारखंड के मुद्दे पे आपसे बातचीत हुई। और अपने दर्शकों से हम यही निवेदन करेंगे कि आप कैपिटल खबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हर रोज आपके पास ये प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा, जिसमें हमारे साथ सिद्धार्थ मिश्रा जी मौजूद रहते हैं। अब अलग अलग विषयों पे हम बातचीत करते हैं। तो आप जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू अमित जी, धन्यवाद। नमस्कार।